बच्चों, नन्नू और उसके परिवार के जरिए हमें एलिफेंट्स के बारे में बहुत सारे इंफॉर्मेशन मिले। चलो कुछ और इंफॉर्मेशन मैं आपको देती हूँ। सबसे पहले तो आपको बता दूं that out of the 7 continents, elephants are found only in 2 continents. One is this one, that is the continent of Africa, और दूसरा आप सभी जानते हैं। कैसे? आप सभी ने अपने कंट्री इंडिया में एलिफेंट्स को देखा है। अब बताइए तो इंडिया कौन से कॉन्टिनेंट में आता है? एशियन कॉन्टिनेंट में। तो एलिफेंट्स जो है वो अफ्रीका और एशिया में मिलते हैं। अफ्रीका में मिलने वाले एलिफेंट्स को हम लोग अफ्रीकन एलिफेंट्स कहते हैं, एंड दोज एलिफेंट्स दैट आर फाउंड इन द कॉन्टिनेंट ऑफ एशिया, दोज आर नोन एज एशियन एलिफेंट्स। दोनों में थोड़ा अंतर है। आइए पता करते हैं कि दोनों एक दूसरे से कैसे डिफर करते हैं। But before that, I would like to tell you that African elephants are the largest land animals. लैंड पर मिलने वाले सबसे बड़े साइज के एनिमल और कोई नहीं बल्कि अफ्रीकन एलिफेंट्स होते हैं। ठीक है, तो आपके लिए एक और सवाल है। That is, which is the largest animal on this earth? अरे अभी अभी तो बताया था, अफ्रीकन एलिफेंट। याद करिए मैंने क्या बोला था? अफ्रीकन एलिफेंट्स आर द लार्जेस्ट एनिमल ऑन लैंड। और अभी जो आपसे क्वेश्चन पूछा गया है उसमें आपसे लार्जेस्ट एनिमल ऑन अर्थ के बारे में पूछा गया है। और आपको बहुत अच्छे से पता है कि हमारा अर्थ जो है दैट इज कंपोज नॉट ओनली ऑफ लैंड but water also. In fact, 70% of Earth's surface is covered with water only. तो अगर अर्थ बोला तो वहां पर लैंड के साथ साथ वाटर को भी कंसिडर करना है। अब दोनों मिला करके आप सोचिए कि सबसे बड़ा एनिमल कौन है? बिल्कुल सही कह रहे हैं, दैट इज none other than blue whale. Let us now come back to our point कि अफ्रीकन एलिफेंट्स और एशियन एलिफेंट्स में डिफरेंस क्या होता है। हमें कैसे पता चलेगा कि जिस हाथी को हम देख रहे हैं वेदर इट्स अफ्रीकन और एशियन। तो चलिए भाई इनके फीचर्स को हम जाने। अफ्रीकन एलिफेंट्स आर बिगर इन साइज। आपको याद होगा लार्जेस्ट लैंड एनिमल में हमने अफ्रीकन एलिफेंट्स का नाम लिया था, एशियन एलिफेंट्स का नहीं। इसका मतलब ही है कि अफ्रीकन एलिफेंट्स आर बिगर इन साइज। ठीक है, और एशियन एलिफेंट्स जो होते हैं वो छोटे होते हैं साइज में। कितने बड़े कितने छोटे इसका अंदाज लगाने के लिए देखिए लिखा हुआ है कि अफ्रीकन एलिफेंट्स आर 3 to 4 meters टॉल एट द शोल्डर। कहने का क्या मतलब हुआ? अगर ग्राउंड से, जमीन से हम किसी एडल्ट अफ्रीकन एलिफेंट के शोल्डर तक के हाइट को नापेंगे तो वो जो है 3 से 4 मीटर के आसपास आएगा। और एशियन एलिफेंट के केस में ये हाइट कितना आएगा? तो 3 से 3.5 मीटर के आसपास। ठीक है। सेकेंड डिफरेंस ये है कि अफ्रीकन एलिफेंट्स जो होते हैं दे आर हेवियर। किसी भी एडल्ट अफ्रीकन एलिफेंट का वेट इज अबाउट 8 टन्स। अब ये टन कौन सा यूनिट है? तो let me tell you that 1 ton is equal to 1000 kgs. तो 8 टन्स जो है कितने के बराबर होंगे? ये तो बहुत ज्यादा है, 8000 kgs। भाई हाथी तो सच में बहुत भारी होते हैं। और एशियन एलिफेंट के केस में बेटा आपको एडल्ट एलिफेंट्स जो होंगे वो करीब करीब 6 टन्स के आसपास वेइ करेंगे। थर्ड डिफरेंस, अफ्रीकन एलिफेंट्स के कान जो होते हैं वो काफी बड़े होते हैं, जबकि एशियन एलिफेंट्स के कान जो होते हैं वो थोड़े छोटे और राउंड होते हैं। As you can clearly see in this picture, यहाँ पर आपको दिख रहा है ये है अफ्रीकन एलिफेंट का कान और ये है एशियन एलिफेंट का कान।
ये देखिए कितना बड़ा है, ये उसके कंपैरिजन में छोटा भी है और थोड़ा सा राउंड शेप का भी लग रहा है। Now fourth difference is that African elephants have rounded heads, whereas Asian elephants have a twin domed head. घबराओ नहीं, बता रही हूँ उसका क्या मतलब होता है। भाई लेफ्ट हैंड साइड पे आप अफ्रीकन एलिफेंट का पिक्चर देख रहे हो, इसका सर देखो तो राउंड राउंड जैसा दिख रहा है, और राइट साइड पे बेटा एशियन एलिफेंट है, इसका सर कैसा है, ट्विन डोम्ड। ट्विन डोम्ड का मतलब क्या है, ट्विन का मतलब क्या होता है, दो, डोम का मतलब क्या होता है, सम रेज्ड पोर्शन लाइक दिस, ठीक है, इस तरह से कोई उठा हुआ हिस्सा, इसको हम लोग डोम कहते हैं। तो जब आप एशियन एलिफेंट के सर को देखते हैं तो यहाँ पर देखिए आपको इस तरह से उठा हुआ हिस्सा मिल रहा है, कितना, दो, एक ये, एक ये। That is why it is said that Asian elephants have twin domed head. फिर भाई अफ्रीकन एलिफेंट्स में मेल और फीमेल दोनों एलिफेंट्स के पास टस्क होते हैं, जबकि एशियन एलिफेंट्स के केस में केवल मेल एलिफेंट के पास ही टस्क होता है। Now let me tell you that it is not necessary that all the male and female African elephants will have tusk. किसी किसी का टस्क नहीं भी ग्रो करता है, और एशियन एलिफेंट्स में भी वही बात है, ऐसी बात नहीं है कि सारे के सारे मेल एलिफेंट्स के टस्क होंगे ही होंगे, कभी कभी उनके टस्क नहीं आते हैं, ठीक है, और कभी कभी जो है ऐसा भी हो सकता है कि फीमेल्स जो है उनका एकदम छोटा सा टस्क ग्रो किया हो, जिसको हम लोग रूडिमेंटरी टस्क भी कहा करते हैं। अच्छा, टस्क होता क्या है ये तो हमने जाना ही नहीं, चलिए जान लेते हैं। ये जो आप हाथी के दांत देख रहे हैं ना, दो लंबे लंबे बाहर की ओर आए हुए, इन्हीं को हम लोग टस्क कहते हैं। और सबसे रिमार्केबल डिफरेंस जिससे आप झट से पता कर सकते हैं कि आप अफ्रीकन एलिफेंट से बातें कर रहे हैं कि एशियन एलिफेंट से, वो ये है भाई कि अफ्रीकन एलिफेंट के ट्रंक को अगर देखते हैं आप, सूंड को अगर आप देखते हैं, तो इट विल हैव टू फिंगर लाइक प्रोजेक्शन। प्रोजेक्शन मतलब बाहर की ओर निकला हुआ भाग। तो इसके सूंड को अगर आप देखते हैं तो देखिए इसके सूंड में एक तो ये, दूसरा ये बाहर की ओर निकला हुआ भाग है। सो इट हैज टू फिंगर लाइक प्रोजेक्शंस, but in case of Asian elephants you will find only one finger like projection. अब तो आप पहचान पाएंगे ना कि अफ्रीकन एलिफेंट को आप देख रहे हैं या फिर एशियन एलिफेंट को। आई एम श्योर यू विल बी एबल टू डू दैट। टस्क के बारे में हम लोग और बातें पता करते हैं भाई। Tusks are actually teeth of an elephant, as we have already discussed, which first appear when the elephants are around 2 years old. ये टस्क जो है कब बाहर आते हैं, जब एलिफेंट्स 2 साल के होते हैं। अच्छा जी, एलिफेंट्स का लाइफ स्पैन होता कितना है? For how many years on an average do elephants live? That is about 60 to 70 years. ठीक है, अच्छा, तो 2 साल के होने पर टस्क बाहर आते हैं एंड दीज टस्क कंटिन्यू टू ग्रो थ्रू आउट देयर लाइव्स। ये टस्क जो है भाई जिंदगी भर, अगर कोई इन्फेक्शन ना हो, कोई इंजरी ना हो, तो ग्रो करते रहते हैं। कहां से? तो यहां से, जिसको हम लोग रूट कहते हैं। जिस तरह से भाई हमारा नेल है ना, हमारे रूट से बाहर की ओर बढ़ता है, उसी तरह से एलिफेंट का टस्क भी रूट से ग्रो करता है। यहाँ टिप से ग्रो नहीं करेगा, रूट से ग्रो करेगा। समझ रहे हो? टस्क का काम क्या है? कुछ ना कुछ तो भाई इसका पर्पस जरूर होगा। हाँ जी, तो है ना, देखिए क्या पर्पस है। एलिफेंट्स यूज देयर टस्क्स टू स्ट्रिप बार्क ऑफ ट्रीज, एज यू कैन सी इन दिस पिक्चर।
एलिफेंट्स जो है भाई, उनको पेड़ों की छाल खाने में बड़ा मन लगता है। पत्तियों को खाते हैं वो, ब्रांचेस को खाते हैं, तो इनको उखाड़ने में, पेड़ों की छाल को उखाड़ने में ये टस्क का इस्तेमाल किया करते हैं। एलिफेंट्स यूज देयर टस्क्स फॉर डिगिंग। बेटा कई बार इन्हें पानी नहीं मिलता है तो ये जमीन खोद करके पानी को बाहर निकाला करते हैं, तो उसमें ये अपने टस्क का इस्तेमाल करते हैं। और ये अपने टस्क का इस्तेमाल फाइट्स में भी करते हैं, अपने डिफेंस के लिए या फिर दूसरों को अटैक करने के लिए। तो बच्चों, है ना ये टस्क हाथियों के बड़े काम की चीज? बट लेट मी टेल यू that many a time because of these tusks elephants die a very painful death। बेटा कई बार अपने इन टस्क्स की वजह से हाथियों को अपनी जान से हाथ धोना पड़ता है, और कई बार बेटा इनकी मौत बहुत ही दर्दनाक होती है। क्यों, कैसे? तो लेट मी टेल यू that these tusks of elephants are made up of a substance known as ivory, and this substance is very costly। और इस आइवरी पर बड़े ही अच्छे से कार्विंग की जा सकती है, मतलब इस पर खुदाई करके बहुत सारे डिजाइन्स जो है वो बनाए जा सकते हैं। तो इन ऑर्डर टू ऑब्टेन दिस वेरी एक्सपेंसिव मटेरियल आइवरी फ्रॉम द टस्क्स ऑफ elephants are killed। आप यहाँ पर इस पिक्चर में देख सकते हैं कि कैसे एलिफेंट के टस्क पे कार्विंग करके ये डेकोरेटिव पीस को बनाया गया है। फिर यहाँ पर देखिए बेटा, इस आइवरी का इस्तेमाल ज्वेलरी बनाने के लिए भी किया जाता है, कुछ और एक्सेसरीज और आर्टिकल्स बनाने के लिए, जैसे कि कोम्ब हो गया, हेयर पिन्स हो गए, हेयर क्लिप्स हो गए, बटन्स हो गए, इन सब में इनका इस्तेमाल किया जाता है। और महज इस चीज के लिए बेटा इनको मार दिया जाता है। मैं जान रही हूं आपके मन में ये सवाल जरूर से उठ रहा होगा कि आइवरी अगर एलिफेंट के टस्क से मिलता है तो केवल टस्क को निकाल लिया जाएगा ना, इसमें एलिफेंट का डेथ कैसे होता है? चलिए आपको मैं बताती हूँ। बच्चा पार्टी, इफ यू गो नियर एन एलिफेंट एंड ट्राई टू टेक आउट इट्स टस्क, वोंट इट अटैक यू? और इतना भारी भरकम जानवर अगर हम पर हमला कर दे भाई, तो हमारी जान उल्टा आफत में पड़ जाएगी, है ना? दिस इज वाई पोचर्स हंटर्स फर्स्ट किल देम और दे इंजर देम, या फिर इनको ये बेहोश कर दिया करते हैं विद देयर बुलेट्स या फिर विद देयर एरोज दैट आर मेनी अ टाइम पॉइजन्ड और रब्ड विद केमिकल्स। बेटा यही कारण है कि पोचर्स जो होते हैं, शिकारी जो होते हैं, वो या तो पहले इन हाथियों को मार दिया करते हैं, या तो भाई इनको बहुत बुरी तरीके से घायल कर देते हैं, या तो फिर इन्हें बेहोश कर दिया करते हैं, ताकि जब वो इनके टस्क को निकाले तो एलिफेंट उन पर हमला नहीं कर पाए। अच्छा, अब मुझे पता है आपके दिमाग में क्या सवाल आ रहा है कि अगर इनको बेहोश करके इनके दांतों को निकाला जा सकता है, तब फिर शिकारी इन्हें मार क्यों देते हैं? ऐसे भी बेटा मैंने आपको बताया था कि देयर टस्क्स ग्रो थ्रू आउट देयर लाइव्स। तो अगर एनिमल को मार देंगे तब तो फिर वापस से टस्क नहीं मिलेगा। उसके बदले अगर यहाँ से टस्क को काट करके निकाल लेते और एलिफेंट को जिंदा छोड़ देते, तो फिर कुछ सालों बाद ये टस्क फिर से रूट ग्रो करके और बड़ा हो जाता और इन्हें फिर से वो आइवरी मिल जाता। तो इससे तो उनको ज्यादा कमाई होती, ज्यादा फायदा होता। तब फिर ऐसा ये क्यों कर रहे हैं? क्योंकि बेटा मैं बता दूं आपको, ठीक है, कि पोचर्स जो होते हैं उन्हें अपने फायदे से मतलब होता है, ठीक है। वो चाहते हैं कि ज्यादा से ज्यादा आइवरी वो ले ले ताकि ज्यादा से ज्यादा पैसा उन्हें मिले। उन्हें एलिफेंट से उतना कोई कंसर्न नहीं होता है। तो वो क्या करते हैं कि जैसे ही उनके हाथ में कोई हाथी लगा
तो वो सोचते हैं क्यों ना पूरा टस्क हम निकाल करके ले जाए भाई, ताकि हमको बहुत सारा पैसा मिल जाए। पता नहीं फिर हम कब किसी हाथी को इस तरह से अटैक कर पाएंगे और उसके टस्क को निकाल पाएंगे। आज मौका मिला है, निकाल लेते हैं ना। दूसरी बात बेटा, मैं आपको बता दूं कि ये टस्क जो है इसका एक बहुत बड़ा हिस्सा अंदर की ओर रहता है जो कि स्कल से जुड़ा हुआ रहता है। अगर इसे बहुत सही से, बहुत सावधानी पूर्वक नहीं निकाला गया तो बेटा इधर डैमेज पहुंचता है, इन्फेक्शन हो सकता है एंड द क्रिएचर विल डाई अ वेरी पेनफुल डेथ। तो अगर किसी पोचर ने ध्यान भी रखा कि हमको इसको मारना नहीं है, हम इसको बेहोश करके इसके टस्क को निकाल ले, लेकिन बेटा अगर उसने सही से टस्क को नहीं निकाला तो भी इन्फेक्शन से, डैमेज से हाथी की जो है वो मौत हो सकती है। तीसरी बात बेटा कि जो पोचर्स होते हैं उनके पास कई बार इतना सही नॉलेज नहीं होता कि कितना केमिकल हम इसके अंदर डालें, कितना हम इसमें जो है एरो में कौन सा मतलब पॉइजन टाइप का डालें जिससे ये बस बेहोश हो लेकिन मरे नहीं और बाद में ये बिल्कुल ठीक ठाक हो जाए। तो कई बार बेटा डोज के ज्यादा होने की वजह से भी इनकी मृत्यु हो जाती है। और पोचर्स जो होते हैं वो कर तो रहे हैं इलीगल काम ना, तो वो पुलिस से, फॉरेस्ट ऑफिसर से बच बचा करके काम करते हैं। तो उनका मकसद रहता है कि जल्दी से जल्दी किसी तरह बस टस्क निकाल करके जाए। वो इतना टाइम नहीं देते कि पहले हम उसको बेहोश करेंगे, फिर बड़े आराम से बिल्कुल डॉक्टर्स की तरह एकदम सावधानी से टस्क को जो है वो निकाला जाएगा। ये उनका कंसर्न नहीं रहता। जल्दी से जल्दी किसी भी तरह वो अटैक करके, घायल करके या मार करके इनके टस्क को निकाल ले जाते हैं। और इसीलिए बेटा एलिफेंट्स का पॉपुलेशन बहुत घट भी गया था, लेकिन अब बहुत गवर्नमेंट जो है वो प्रयास कर रही है इनको सुरक्षित रखने का, इनको सुरक्षित जगह देने का। एलिफेंट के टस्क के बारे में तो हमें अच्छी खासी जानकारी मिल गई। अब जो है हम इनके एक और बॉडी पार्ट के बारे में जानने जा रहे हैं और वो है ये वाला बॉडी पार्ट। इसे क्या कहते हैं? ट्रंक। ट्रंक ऑफ एन एलिफेंट। एंड लेट मी टेल यू दैट दिस ट्रंक is simply an extension of its nose and upper lip. बेटा ये ट्रंक क्या है? हाथी का जो नाक होता है और उसका जो अपर लिप है उसी का एक्सटेंशन है ये। समझ लो कि आगे आया हुआ पार्ट है ये, पोर्शन है ये। अच्छा, अब इस ट्रंक का क्या काम है? तो इस ट्रंक में ये दो छोटे छोटे छेद देख रहे हो, इनको भाई नॉस्ट्रल्स कहा जाता है। हमारे पास भी तो नॉस्ट्रल्स हैं, कितने? दो। तो through these nostrils, elephants breathe. Not only for breathing, but the trunk has many purposes. जैसे कि आप इस पिक्चर में देख रहे हैं कि एलिफेंट जो है अपने ट्रंक का इस्तेमाल एक स्नॉर्केल की तरह कर रहा है। स्नॉर्केल किसे कहते हैं? This tube-like structure that is used by swimmers to breathe when their face remains under water. बेटा जब स्विमर्स स्विम कर रहे होते हैं और उनका फेस इस तरह से पानी के नीचे रहता है ना, तब वो ब्रीथ करने के लिए इस तरह के ट्यूब का इस्तेमाल करते हैं और इसी ट्यूब को हम लोग क्या कहते हैं? स्नॉर्केल कहते हैं। देखिए अप्पू हाथी को, अप्पू हाथी भी तो अपने ट्रंक को एक स्नॉर्केल की तरह ही यूज कर रहा है ना। इसका फेस, बॉडी अगर पानी के अंदर हो तो बेटा सांस लेने के लिए ये अपने ट्रंक को ऊपर की तरफ ले आता है और ये आराम से ब्रीथ करता है और आराम से स्विम कर सकता है। तो ट्रंक बड़े कमाल की चीज है, काम की चीज भी है। और इसी ट्रंक से बेटा ये अपने आसपास के सराउंडिंग को स्मेल करके भी सेंस करते हैं। और वो भी पता है, इतना कमाल का इनका सेंस ऑफ स्मेल है कि 20 किलोमीटर दूर अगर कोई पानी का सोर्स हो तो वो ये स्मेल करके पता कर लेते हैं। और इस पिक्चर में अप्पू हाथी अपने सूंड से क्या करने की कोशिश कर रहा है?
It is trying to pull out leaves and branches that are present at height. तो ये ट्रंक का इस्तेमाल खाने में भी करता है। खाने के लिए पत्तियों और टहनियों को अपने सूंड से पकड़ करके ये नीचे की ओर झुकाता है। खाता तो अपने दांतों से है, लेकिन ट्रंक से क्या करता है? झुकाता है, अपने पास लाता है। और कई बार अपने सूंड का इस्तेमाल करते हुए वे अपने रास्ते में आने वाले पेड़ को उखाड़ देते हैं या फिर नीचे गिरा देते हैं ताकि वे रास्ता बना पाए, या फिर अगर उन्हें भूख लगी हो तो इस तरह से वह पेड़ों को गिरा करके और उसकी टहनियों को भी खा लेते हैं, पत्तियों को खा लेते हैं, छाल को खा लेते हैं। And they use their trunk for lifting things also, as you can see in these two pictures. यहाँ पर ये एलिफेंट जो है एक पेड़ को लिफ्ट किया हुआ है और यहाँ पर आप देख सकते हैं कि इसने एक बुल को ही लिफ्ट कर दिया है। An elephant can hold water in its trunk. आपको पता है एक एलिफेंट जो है अपने ट्रंक में 8 to 9 लीटर्स वाटर को होल्ड कर सकता है और इस वाटर को फिर वो अपनी सूंड की मदद से अपने बॉडी पर स्प्रे करता है इन ऑर्डर टू कीप इट्स बॉडी कूल, या फिर वो अपने मुंह में इसे डाल करके अपनी प्यास को बुझाता है। इतना ही नहीं बच्चों, इस ट्रंक की मदद से ही एलिफेंट्स प्रोड्यूस डिफरेंट काइंड ऑफ साउंड्स फॉर कम्युनिकेशन। बेटा आपस में बातचीत करने के लिए एलिफेंट्स इसी ट्रंक की मदद से अलग अलग तरह की आवाजें निकाला करते हैं और अपने आसपास कोई भी हरकत अगर होती है तो उसको डिटेक्ट करने में, उसको सेंस करने में भी ये ट्रंक एलिफेंट्स की मदद करता है। और इस ट्रंक की मदद से एलिफेंट्स जो हैं वो अपने इमोशंस को भी डिस्प्ले करते हैं, जैसा कि आप यहाँ पिक्चर में देख रहे हैं। देखिए भाई, एलिफेंट्स की मीटिंग हो रही है एंड दे आर ग्रीटिंग ईच अदर विद देयर ट्रंक। एक मदर एलिफेंट जो है वो अपने बेबी एलिफेंट को प्यार जताने के लिए अपने ट्रंक का इस्तेमाल करती है। बच्चों शुरू में तो बेबी एलिफेंट्स को पता ही नहीं होता है कि अपने ट्रंक का इस्तेमाल करना कैसे है। दे जस्ट स्विंग देयर ट्रंक टू एंड फ्रो। स्विंग मतलब झुलाना, टू एंड फ्रो आगे पीछे। वो बस अपने ट्रंक को आगे पीछे झुलाते रहते हैं एंड मेनी अ टाइम इवन स्टेप ऑन देयर ओन ट्रंक एंड फॉल। और कई बार बेटा ये अपनी ही सूंड पर पैर रख देते हैं और लड़खड़ा करके गिर जाया करते हैं। By about 6 to 8 months, elephant calves begin learning to use their trunks to eat and drink. बेटा जब ये एलिफेंट के बेबीज 6 से 8 महीने के हो जाते हैं ना, तब जाकर के वो सीखना शुरू करते हैं कि हाँ कैसे अपने सूंड का इस्तेमाल खाने के लिए और पीने के लिए करना होता है। एंड बाय द टाइम दे आर अ ईयर ओल्ड दे कैन कंट्रोल देयर ट्रंक्स प्रीटी वेल जस्ट लाइक एडल्ट्स। और लगभग 1 साल का होने तक में ये अच्छे से अपने सूंड का इस्तेमाल करना सीख जाते हैं। अब एलिफेंट बेबीज के बारे में थोड़ी सी और जानकारी। न्यूबॉर्न बेबी एलिफेंट्स जो होते हैं वो 110 से 120 किलोग्राम के आसपास वेट करते हैं। और आपको पता है जन्म के वक्त इनका साइज कितना होता है? दे आर अबाउट 3 feet टॉल। भाई लार्जेस्ट लैंड एनिमल है तो इतना वेट और इतना हाइट होना तो बनता है। Calves are able to walk within 1 to 2 hours of their birth. हाथी का बच्चा जो है वो जन्म के 1-2 घंटे के अंदर ही चलना शुरू कर देता है। और ह्यूमन बेबीज कब का चलना शुरू करते हैं? When they are of about 9 to 10 months. बेटा जो हाथी के बच्चे जब जन्म लेते हैं तो शुरू में they can't see very well, उनको बहुत अच्छे से दिखाई नहीं पड़ता है, लेकिन वो अपनी माँ को उनके टच से, उनके स्मेल से, उनके साउंड से पहचान लिया करते हैं।
और एक एलिफेंट का बेबी एक दिन में 10 लीटर दूध पी सकता है। When these calves are about 4 months old, then besides drinking their mother's milk, they start eating plants also. बेटा 4 महीने तक वो माँ का दूध पिया करते हैं। 4 महीने के हो जाने पर माँ के दूध के साथ साथ वो एडल्ट एलिफेंट्स की तरह प्लांट्स को खाना भी शुरू कर देते हैं।